हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बिरु बिरथवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में मैं हूं अभी बलापे। घर से मैं निकल गया था तो मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत नहीं की घर से। और अभी मैं हूँ बलापे और मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई नेत्रधामी जी। और नेत्रधामी ब्लॉग्स करके दाजू का चैनल है, जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कौन? हाँ सही गुणा है। हाँ या तो इसी के साथ साथ आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने कर दिया है। तो देखें आज दाजू हमें कहाँ ले चलते हैं। हम लेके जा रहे हैं श्यामाडाना बागेश्वर ये तो जो हार मानेगा नहीं। पुष्पा के बड़े फैन है दाजू ना। हाँ तो ठीक है, दाजू हमें घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं। तो दाजू की लग्जरी गाड़ी में अभी हम जाएंगे। और ठंडा इतना जबरदस्त का हो रहा है सुबह सुबह, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। घर से मैं बला तक बाइक पे आया और मेरे हाथ ऐसे जम गए, बिल्कुल काले पड़ गए हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो आने वाले थे ना दाजू लोग, इतना लेट किया 8 बजा दिए। 7:30 बजे का समय था, आप 8 बजे आ रहे हो, गलत बात। चलो हिटो चलो चलते हैं। ओके साहब। तो चलो फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। दाजू ड्राइविंग करेंगे और जाने माने उस्ताद माने जाते हैं क्या? हाँ तो चलो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भैया बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पे। और ठीक नीचे आपको रामगंगा नदी देखने को मिल रही होगी। और इस वाले एरिया पे तो काफ़ी ज़बरदस्त बादल लगे हुए हैं, पूरा कोहरा ही कोहरा। और ठीक इस नदी के जस्ट पार पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। बागेश्वर से ना हिमालय की बहुत प्यारी खूबसूरत सी रेंज आपको देखने को मिल रही होगी। और इस बार ज़्यादा बर्फ़बारी होने के कारण ना पहाड़ों पे बर्फ़ खूब भरी हुई है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं सामा से आगे। और जहां हम जाने वाले हैं ना वो कहीं नीचे गांव है। और वहीं हमें जो भी जानने के लिए हम यहां आ रखे हैं कीवी के बारे में ना, और कीवी के पौधे लेने के लिए वो हमें यहां बता देंगे। तो ठीक है, आपको सीधे वहीं मिलते हैं जहां पे कीवी की पैदावार होती है। तो चलो हम पहुंच चुके हैं कीवी क्षेत्र सामा पे। और कुछ इस तरीके से भैया कीवी की खेती की गई है। और इस वाले खेत में ना कीवी बोया गया है और साथ ही में गेहूं धान जो भी इन्होंने बोना है वो बो रखा है। तो कुछ इस तरीके से भाई कीवी के पेड़ लगाए गए हैं। तो जो यहाँ के एक्सपर्ट है ना दादी, जो एक्सपर्ट है उनका नाम क्या है? हाँ, भगवान सिंह कोरंगा जी हैं। तो हम उन्हीं के पास जाने वाले हैं। तो वो बताएंगे हमें कीवी, द ग्रेट कीवी मैन भगवान सिंह कोरंगा। हाँ ये तो हम उन्हीं के पास जाने वाले। कैसे होगा, क्या होगा, ये कैसा होगा, क्या होगा, वो सब वही बताएंगे। तो चलो चलते हैं, वहीं जाते हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, उतनी ही ज़्यादा कीवी की पैदावार की गई है। और ये देखो पूरा का पूरा जंगल, भाई कीवी के पौधों का जंगल है यहाँ पे। और काफ़ी पुराने पेड़ हैं और मोटे भी काफ़ी हो चुके हैं कीवी के पेड़। तो चलो, और मेरे साथ आ रखे हैं ये दाफा वाले बूबू और दाजू लोग आ रखे हैं। और दाजू इससे पहले भी आ चुके हैं ना, तो जानकारी दे रहे हैं अगले बंदे को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भगवान सिंह कोरंगा जी के घर पे। और ठीक सामने उनका आशियाना और चारों तरफ ना कीवी के पौधे देखने को मिल रहे हैं। ये देखो है ये। चलो नीचे से लेके सारे खेतों में ना कीवी की पैदावार की गई है। तो चलो चलते हैं घर पे और मिलते हैं उनसे। ये देखो ओ गजब, ढोका कीवी हल्ला यहाँ। पिछला कटिंग चल लो, कटिंग। ये अभी ब्रोनिंग करना सीख लो, अटक झटक भाई। गजब। ब्रोनिंग बहुत। तो अभी कटिंग कर रहे हैं कीवी के पौधों पे। और पूरा का पूरा कीवी का जंगल। नमस्कार। हाँ कोई कितना कटिंग चाहिए, क्या चाहिए मुझे बता दीजिए। तो कुछ इस तरीके से अभी कटिंग चल रही है फल आने की। फल होना बाद होना नहीं हो, अच्छा फल तोड़ने के बाद कटिंग की जा रही है। अच्छा ताकि भलो वो कबे ना तय की बना ले, पेड़ बना ला तो नर। अच्छा
तो फाइनली कीवी मैन भी पहुंच चुके हैं, कोरंगा जी, जो कि पेशे से अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन पेंशन आने के बाद ये सारा कुछ काम संभाला हुआ है। गुरुजी प्रणाम। किया है तो ये भी जो ना यही सोचते हैं कि हम भी अभी अपने सपने कीवी के खेतों में ना कुछ इस तरीके से फल निकलता है। ये देखो एक साथ लगभग 4 या 5 फल लगे हुए हैं एक साथ, मतलब एक गुच्छे में। ये देखो ये, और काफ़ी बड़े जूस टाइप से भी हैं, और इसमें पत्तियां का बहुत कम, फल ही फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और लगभग 300 से 350 400 रुपये केजी ये फल अभी बिकता है मार्केट पे। मार्केट प्राइस है इसकी इतनी। तो काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ कीवी की खेती की गई है पूरे इस एरिया पे, भगवान सिंह कोरंगा जी के द्वारा। प्रोत्साहित हो जाता है। हाँ रिजल्ट आपका नमस्कार। देखने से तो गुरुजी ही हैं जो इस कीवी की खेती के प्रधान अभी इस सामा क्षेत्र पे हैं। तो कुछ कहना चाहोगे गुरुजी, 2 शब्द इस कीवी की खेती के बारे में? कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, अभी क्या है इसका प्रोसेस? अच्छा जी, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। भगवान सिंह कोरंगा, ग्राम सामा, तहसील बागेश्वर, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर। ये मैं मूल रूप से कृषक परिवार से जुड़ा हुआ था। उसके बाद 40 साल की मैंने शिक्षण के क्षेत्र में काम किया। 2009 में इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ, और उससे 1 वर्ष पूर्व से मैंने ये काम शुरू किया। बचपन से ही इन कामों का शौक़ था। कई तरह के पेड़ लगाए, लेकिन अन्य किसी भी पेड़ या पौधे में अधिक सफलता नहीं मिली। 2003-4 में हमारे क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश काश्तकारों का एक दल विजिट के लिए गया था। उस समय भारत सरकार की एक योजना यहाँ पर चल रही थी, समेकित औद्यानिकी विकास परियोजना। तो उस दल में चचेरा भाई भी हमारा गया हुआ था, मैं तो नहीं गया था। वो वहाँ से कीवी के कुछ पौधे ले आया। उसने बताया कि वहाँ बहुत अच्छा इसका कारोबार है, हो सकता है कि हमें इसमें सफलता मिले। तो उस समय हमारे बाड़े में यही 2 पौधे हैं लगे हुए तब के। उन्होंने 3-4 साल में फल दिया, और वो फल हमको अच्छा लगा। फिर इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए, और कुछ जानकारियाँ भी मिल गई। तो 2008 में मैंने इस काम को शुरू किया। शुरू में केवल 50 पौधे लगाए। आज जितने ये चारों ओर पौधे लग रहे हैं वो एक साथ लगे हुए नहीं हैं, अलग अलग 2008 से लेकर के अभी तक हम पौधे लगा रहे हैं। इस साल भी हमारा पौधा लग रहा है। अच्छा। अगर हमने सारे पौधे एक साथ लगाए होते तो हो सकता है कि हम कहीं न कहीं पर रुक गए होते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें जानकारियाँ मिलती रही, और इस क्षेत्र में हमें सफलता भी मिलती रही। उसके बाद 2-3 बार हिमाचल का हम लोगों ने विजिट किया है। एक बार खाली बागवानों के यहाँ विजिट किया था। 2 बार हमने हिमाचल में विजिट के साथ साथ सोलन यूनिवर्सिटी है हिमाचल की, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण पाया। 2 किस्म का प्रशिक्षण पाया। एक तो कि इसकी खेती कैसे की जाती है, और दूसरा फूड प्रोसेसिंग, इससे अन्य प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे शुरू में काफ़ी दिक्कतें थी। फल का साइज़ हमारा छोटा रहता था, तो मार्केट में उसकी ठीक कॉस्ट नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब हिमाचल हम गए और विभिन्न किस्म के लोगों से संपर्क किया, वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से, तो जानकारी लेते रहे। मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र बागेश्वर का काफलीगेर में है, वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल पांडे थे, जिनको इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा अनुभव था। उनकी गाइडेंस में हमने काम किया। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी कई अधिकारी और कर्मचारी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, और उनको भी अब धीरे धीरे अच्छा अनुभव हो गया। और इसके अलावा कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो हमारे पंतनगर में है, वहाँ के वैज्ञानिकों से भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं। तो वहाँ के कम से कम 10-12 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनसे हम मिलते रहते हैं, और वो हमें सजेस्ट करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। एक उत्तराखंड काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के उनके डायरेक्टर्स, उन्होंने विजिट भी किया, और वो भी आकर के हमें गाइड करते रहते हैं। हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पिथौरागढ़ हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र चमोली हुआ, वहाँ पर भी कीवी का काम करते हैं। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी आकर के विजिट किया है, हमें गाइड किया है। कुछ हमारे अनुभव वो ले गए और कुछ हमको दे गए।
तो इन सब चीज़ों के आधार पे हम धीरे धीरे यहाँ पे काम करते रहे, काम बढ़ाते रहे और काम को देख करके दूसरे लोग भी काफ़ी प्रोत्साहित हैं। शुरू में मार्केटिंग में बड़ी दिक्कत हुई, हमको जितना पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि हमें मार्केटिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं था। अब मार्केटिंग का काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया, आज उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो गया, तो उसकी वजह से बाहर के व्यापारी काफ़ी यहाँ पे आ जाते हैं और सीधे ही माल यहाँ से ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है? हाँ, नहीं एक्सपोर्ट तो नहीं कहना चाहिए, एक्सपोर्ट तो आउट ऑफ कंट्री जब जाता है वो वाली बात हुई, लेकिन यहाँ से जैसे गोरखपुर के व्यापारी यहाँ पे आए, उन्होंने गोरखपुर भेजा, आजमगढ़ भेजा, और दिल्ली के आज़ादपुर मंडी के व्यापारी बिफोर लास्ट से हमारे संपर्क में हैं। दिल्ली के व्यापारी आपसे संपर्क में रहते हैं? हाँ, आज़ादपुर मंडी, वहाँ माल जाता है। लखनऊ की मंडी में भी माल जाता है और यहाँ हल्द्वानी तो जाता ही जाता है, हल्द्वानी की मंडी में माल जाता है। बाकी लोकल में काफ़ी ज़्यादा खपत होती है। हमारा हर रोज़ 1.5-2 कुंटल नवंबर से लेकर के दिसंबर के महीने तक वो डेली जा रहा था, चाहे वो लोकल दुकानदार हों या ग्राहक हों। और शुरू में जब हमने शुरू किया था तो हमने 5 किलो, बागेश्वर में एक हमारी कोऑपरेटिव की दुकान है, भतीजे लोग वहाँ पर बैठते हैं। 5 किलो जब हमने वहाँ कीवी भेजी थी, उस कीवी का बिकना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा। तो 1 साल आधा किलो 1 किलो ही बिका था। तो लोग जानते नहीं थी, जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे हमने भी कुछ पेपर्स छपवाए, अखबारों में आया, डॉक्टर्सों की भी एडवाइस की भी खाने के लिए हुई, तो लोगों में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से आज बहुत अच्छी डिमांड है। जहाँ पर 2-3 किलो भी हमारा नहीं बिका था, वहाँ पर कुंटलों के हिसाब से कीवी आज बिक रहा है। अच्छा। और तो टोटल मिला के इसका मतलब करने में फ़ायदा है? करने में फ़ायदा है, स्वास्थ्य के लिए भी और सभी के लिए। हाँ, ये एक प्रकार का मेडिसिनल फल है, औषधि गुण पाए जाते हैं। दूसरा पौष्टिक है, तो उसकी वजह से लोग इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के काम आता है, प्लेटलेट्स किसी अन्य बीमारी के कारण डाउन हो गए हों तो उसमें भी काम आता है। और अस्थमा का पेशेंट, दमा, श्वास की बीमारी के पेशेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, उनको आराम होता है। कैंसर अवरोधी गुण होता है, कैंसर के पेशेंट को भी डॉक्टर से इसको खाने के लिए कहते हैं, ताकि कैंसर को ये रोकेगा। कैंसर को ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन कैंसर कम को करेगा। हाँ, कैंसर को बढ़ने में जहाँ पर पहुँचा हुआ है वहाँ रोकना या उसकी गति को धीमा करने में भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। हार्ट पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, डायबिटीज, शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और बच्चों के मस्तिष्क विकास में भी इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, तो वो काफ़ी फायदेमंद होगा। पेट साफ करने में, आँखों की ज्योति में, और जो त्वचा आदि में चमक लाने में, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाई प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बनते हैं, जैसे कि बिस्कुट हो गया, जैम हो गया, चटनी, अचार, जूस, कैंडी, ये सारी चीज़ें तो हम बनाते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह के उत्पाद भी इसके बनाए जाते हैं, जो थोड़ा सा महंगे बैठते हैं, लेकिन उनका काफ़ी अच्छा बाजार है। अच्छा, दारू बन सकता है इसका कीवी? हाँ, इसके बनती है। वाइन बन सकती है। वाइन बन सकती है। अरुणाचल में इसकी फैक्ट्रियाँ हैं। आप वाइन्स की? हाँ, वाइन्स की। हाँ, मैं अगर इसको दारू बनाना चाहूँ तो दारू बन जाएगा? दारू बना सकते हैं आप, गवर्नमेंट की ओर से अनुमति नहीं हुई, मतलब सेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, बन सकता है इसका दारू? उसकी अलग प्रोसेस होती है। फौजी आदमी ना दारू पे ज़्यादा ध्यान जाता है। गुरुजी ने यहाँ पर फैक्ट्री में अच्छा उत्पादन होता है और अच्छी मार्केट, अच्छी कॉस्ट इसको मिल जाती है, तो इधर काफ़ी लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित है धीरे धीरे। और जब ठीक ठाक रिजल्ट लगा तो स्थानीय जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिला स्तर के सारे अधिकारी, चाहे अच्छा गुरुजी, एक सवाल है, ये जो उत्तराखंड सरकार की नहीं आप हाँ ठीक, तो जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के MP तक के, उन सब का ध्यान इस ओर है, और वो चाहते हैं कि अपने स्तर से, जहाँ से जिस तरह से इसका विकास हो जाए, जिला प्रशासन का भी यही प्रयास है कि वो इसको अपने ज़िले में, जिला प्रशासन का तो मुख्य काम अपने ज़िले में ही होता है, अपने ज़िले में अधिक से अधिक इसको डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, और इन सबके सामूहिक प्रयास से शासन तक हम लोगों ने आवाज़ पहुंचाई। शासन भी बहुत अच्छी मदद कर रहा है, और शासन ने फिर उत्तराखंड में कीवी मिशन लागू कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी खर्चीला होता है। एक पौधे में लगभग 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है पूरा।
उसको पूरा सेटअप तैयार करने में। तो सामान्य लोगों के लिए ये कठिन पड़ता है। तो शासन ने इस समय एक कीवी मिशन करके एक योजना लागू की है, जिसमें 80% गवर्नमेंट अनुदान देती है और 20% ही काश्तकार को अपनी ओर से देना पड़ता है। तो उसमें सब कुछ हो जाता है, पौधे लगाना, गड्ढे तैयार करना, एंगल और तार इत्यादि को खींचना, गाड़ना, और एंटी हेलमेट ड्रिप सिस्टम चारों ओर से, वे क्या कहते हैं, तार बाड़, हाँ जालियाँ लगती हैं, तार बाड़ इत्यादि, ये सारा काम गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट की ओर से। वो 80% जो गवर्नमेंट का शेयर है और 20% हमें देना पड़ता है। तो ये सब हो रहा है। ये स्कीम पूरे उत्तराखंड में नहीं है, केवल 5 जिलों में, जिसमें कुमाऊं मंडल के अभी 2 ही जिले हैं। पहले तो 2 ही जिले थे, चंपावत और बागेश्वर। शायद धीरे धीरे सभी जिलों में स्कीम को लागू करेंगे। 2 जिलों को अप्रूवल की, हाँ उत्तराखंड के 5 जिलों को में स्कीम लागू की। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको देखती है, उसके रिजल्ट अगर अच्छे हुए तो फिर सारी जिलों में उसको बढ़ाएगी। और जहाँ तक हम इसकी आर्थिकी की बात करते हैं, तो सामान्यतः एक नाली में 8 पौधे लगते हैं। अच्छा। उसमें से एक अगर हम मेल मान के चलते हैं तो 7 फीमेल पौधे होंगे। पौधा जब 6-7 साल का होता है तो 40-50 किलो का उसका एक औसत होता है, एक पौधे का माना 40 ही किलो हम मिनिमम मानते हैं। 40 किलो फल हमको मिलता है, तो उसको बाजार में जब हम बेचेंगे एक पौधे के फल को, 100 रुपये किलो जाएगा तो 4000 रुपया हो जाएगा, 200 जाएगा तो 8000 रुपया हो जाएगा। अगर 50 रुपया किलो गया तो 2000 रुपया होगा। अच्छा, अब ये 2000, 4000, 8000 क्यों होगा? उसके पीछे कारण ये है कि इसके फल की जो मार्केट वैल्यू है उसके साइज़ पे है। अगर साइज़ बड़ा हुआ तो उसकी कॉस्ट काफ़ी अच्छी होती है, मीडियम हुआ तो कॉस्ट कम होती है, और बहुत छोटा हुआ तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। साइज़ के हिसाब से। हाँ, बहुत छोटा साइज़ का जो फल होता है वो 50 रुपये किलो के लगभग जाता है, और जो बड़ा फल हुआ वो फल 200 रुपया, 250 रुपया, कभी कभी 300 रुपये किलो भी जाता है, और कभी 150, 250 रुपये किलो भी जाता है। और बी ग्रेड का जो है वो 70-80 रुपये से लेकर के 200 रुपये किलो तो वो भी जाता है। तो औसत हमें इसको 150 रुपये किलो मान सकते हैं। थोक में अगर टोटल छोटे से लेके बड़े तक का फल, तो अब सबका हम 150 रुपये किलो मानते हैं, और 40 किलो हमारा एक पेड़ पे पौधा देता है लगभग, तो 4-6,000 रुपया एक पौधा देता है। 6,000 रुपया मिल जाएगा। अब वो 6,000 रुपया भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, दूसरे फलों के मुकाबले में लाभप्रद है। लेकिन टेक्निकल टाइप की खेती है, इसको पूरी तकनीकी ज्ञान होना चाहिए हर चीज़ का, तभी जाकर के आदमी ए साइज़ का, बड़े साइज़ का फल पैदा कर पाएगा। अगर उसको जानकारी नहीं है, उसने कहीं सीखा नहीं, कहीं उसने देखा नहीं, तो फिर फल का साइज छोटा होगा, वो 50 रुपये किलो ही बिकेगा, और उसको बेचने में भी दिक्कत होगी। तो गुरुजी ने सारी बातें बताई, स्टार्टिंग से लेके मार्केटिंग तक का। इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद थोड़ा सा गुरुजी के जो घर में संसाधन है, जिससे जूस बनाते हैं, अन्य चीज़ें बनाते हैं, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। और गुरुजी का सबसे पहले निवास देखो भाई, अभी भी पुराने कल्चर में है, पाथरे की कुड़ हमारी वाले में है, अभी भी पुराना जीवन ही जीना पसंद करते हैं। मतलब आप पुराना जो हमारा कल्चर है वो बना रहना चाहिए। हाँ, हमारे पुराने मंदिर हैं, पुराने कल्चर बना रहना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा गुरुजी से मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इसके लिए आपका। स्वागत। तो ये कीवीले खोया लो, धन्यवाद। ये छोड़ना लिया खालेत आतले छोड़ना भैया, अरे घुसला फोड़ा हाथ में आता नहीं ले। ठीक ठीक ठीक। गुरुजी के द्वारा कुछ बातें बताने के बाद अभी हम आ गए हैं खेतों पे। जो बोलेंगे उसको खींचते रहें। तो चलो थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लेते हैं। बैठे ना। तो कुछ इस तरीके से भैया खेत, और अभी प्रॉपर काम चल रहा है। जोर यहाँ से आए हुए हैं ना, पौधे भी ले जा रहे हैं और ये सीखना भी चाह रहे हैं। ये मेल है, आवाज मेल है, देखिए ये मेल है,
मेल और फीमेल की कटिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। ये इनमें से कहीं फूल नहीं आएगा। फूल आएगा जो नई शाखाएँ निकलेंगी। नई शाखाएँ किस में निकलेंगी? अब आप ये देखिए, थोड़ा सा उस शाखा में कली छोड़ने के बाद उसको काट रहे हैं। इसमें तो लंबे काट रहे हैं, फीमेल में छोटे काटने पड़ते हैं। फीमेल में 3 4 4 5 2 3 कलियाँ छोड़ करके। मेल में तो हाँ, अच्छा, कलियाँ कौन सी हुई जो उभरा हुआ भाग है? उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर कली होती है। अच्छा अच्छा, ये कली बढ़ करके या तो शाखा बनाती है या फल देगी। फूल बनाती अच्छा, है। फूल। अच्छा, ये फूल से फल। ये सब कुछ है। ये कलियाँ नहीं आएगी यहाँ पर तो नई कलियाँ आएंगी, नई शाखा आएगी। अच्छा ये अच्छा, कली दे रहे तो ऐसे छोटी। हाँ, इसको ये और आप देखिए, वो देख लीजिए दीदी दिखा दो एक मिनट, कैसे क्या आप बताइए। ये कटिंग थोड़ा सा कान कम सुन रही है। नंदी बता दे कहाँ से काट रही, क्यों काट रही है? बता दें क्यों काट रही है, कैसे काट रही है, क्या कर रही है ये? इसमें से जो 4-5 कलियाँ हैं उसमें से फूल निकलेंगे। मेल की टहनियाँ लंबी रखती है ना, और मेल में 2-3 गांठी रखते हैं। अच्छा अच्छा, फीमेल में, फीमेल में। वो फीमेल में। मेल में थोड़ा 4 लंबी 5 रखनी 5 पड़ती है 6 ताकि फूल ज़्यादा ले सकें। अच्छा। हाँ, तो इसमें 2 3 2 या 3 अधिक से अधिक 5। अगर घनी घनी कलियां हैं तो 4 5, और घनी नहीं है तो 2 या 3 कलियों के बाद इसको काट दें। ये पुरानी कटिंग थी यहाँ पर। हाँ हाँ, ये पुरानी कटिंग है। जैसे ये है पौधा, ये पिछले साल काटा। ये भी उससे 2 3 कलियां छोड़ के हैं। जहाँ पर काटते हैं उसके सबसे नज़दीक में जो कली होती है सबसे पहले वो शाखा में बदलती है। ये यहाँ हमने काटा। नंदी कम ही रखो, क्योंकि एक ही कली इससे करीब करीब निकल रही है, तो 5 6 के बजाय 2 3 3 4 ही जैसा रखो। मतलब कितने कली होने चाहिए? ये जैसे जैसे ये पुरानी शाखा आपकी होगी। 2 या 3 बोल रहे हैं। 2 या 3। हाँ, 2 या 3। मेल में हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मेल में लेकिन 4 2 3 3 4 काफ़ी है। इसलिए कि हम 2 छोड़ेंगे तब भी एक ही कली फूटेगी, एक छोड़ेंगे वो फूट जाएगी। अगर हमने यहाँ तक छोड़ा, इसको 5 6 कलियाँ छोड़ी, तो जहाँ पर कटा वहाँ पर की कली ही शाखा को बनाएगी, बाकी वैसे ही रह जाएंगे, खाली ये पौधा आगे को बढ़ जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे 2 3 कलियाँ ही रख देते हैं। कभी कभी इसमें 2 3 कलियाँ तो हमने छोड़ी, एक कली ये भी शाखा बनाती है, दूसरी भी बना लेती है, तीसरी भी बना लेती है, 3 4 भी बन जाती है। ये जो शाखाएं निकल रही हैं, ये यहाँ से कली बढ़ रही है, शाखा बनाएंगे, उसी पर फूल आएंगे। नर में तो केवल फूल आएंगे उसमें, और मादा में उन फूलों से फिर फल भी लगेगा। ये पिछले साल काटा था, इस साल यहाँ पर कट गया, उससे पहले वाले साल यहाँ पर कटा था, उससे पिछले साल यहाँ पे, पहले वाले साल फिर यहाँ पे से आए हैं। हाँ। ये 4 उंगली का 2 कलियों का अपने डिस्टेंस लिए हैं, 4 5 उंगली। ये मुड़ी हुई जितनी भी शाखाएं हैं, इनको सबसे पहले निकाल करके फेंक देंगे। सूखी हुई शाखाएं हैं, उनको काट के निकाल देंगे। लिपटी हुई शाखाएं हैं तो इनको भी सारे के सारे हम कट करके फेंक देंगे। अच्छा, नर और मादा में अंतर कैसे पता चलेगा हमें? ये फूल से ही पता चलता है। अच्छा, जब फूल आएगा तब। हाँ, जब फूल आता है तभी पता चलता है। अगर आपके पास नर पौधा काफ़ी ज़्यादा है, आप इसके कुछ हिस्से को मादा में बदलना चाहते हैं, तो आप उस पर कलम चढ़ा सकते हैं मादा की। अच्छा, मादा की शाखा को लेकर के इनको काट करके इन पर आप कलम चढ़ा देंगे, कुछ शाखाएं मादा की हो जाएंगी, माने कुछ भाग नर पौधा मादा में बदल गया, उस पर बड़ा शानदार फल लगता है। अच्छा, तो ऐसा हम बगीचे में करते रहते हैं। ये बढ़ने से फल बनता है अच्छा, मादा में। मादा में। और नर का अंतर? में गांठ नहीं होती, होती है लेकिन बहुत छोटी होती है। और मादा फूल जो है, जो फल में बदलता है, उसमें गांठ काफ़ी बड़ी होती है। अच्छा, फूल का जैसे जैसे ये एक अंतर और होता है। मादा फूल में ऊपर की तरफ पीले रोम जैसे होते हैं, धागे होते हैं, उनके ऊपर टूबी जैसी होती है, जैसे केसर में आता है। हाँ हाँ, और बीचों बीच में फिर सफ़ेद किस्म के धागे भी होते हैं। चारों ओर पीले हैं, बीच में 8 10 1 10 15
सफ़ेद भी होंगे, सफ़ेद कलियाँ आएंगी उसमें। लेकिन जो नर फूल है उसमें फूल के ऊपर जो धागे होते हैं और उनके ऊपर जो टोपी होती है वो सब एक समान होती है। अच्छा अच्छा। नर में बिल्कुल ऊपर से एक समान दिखेगा, और मादा जो है जिसमें नीचे मैंने कहा था गांठ जैसी होती है, उसी गांठ से सफ़ेद धागे भी निकले हुए रहते हैं, और वो जो गांठ है वो बाद में फल में चेंज हो जाएगा। तो नर और मादा के फूल में आप अगर आपको पता है कि यहाँ मैंने नर लगाया है, ये मादा लगाया है, तो जब फूल खिलेंगे तो आप दोनों को देख करके खुद ही अंतर महसूस करेंगे। जैसे ये सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मी में हम इसको यहाँ पर से काट देंगे या यहाँ पर से काट देंगे, इसका बढ़ना बंद हो जाएगा और इसके यहाँ जो फल लगा हुआ है वो फल बढ़ जाएगा। ये बंद होने से क्या होता है, इसकी जड़ पर जो फल लगे हुए हैं इनका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि भोजन जितना भी पौधे में बन रहा होगा वो अगर इन शाखाओं को बढ़ाने में खर्च हो गया तो फलों को नहीं मिल पाएगा, फल छोटे रह जाएंगे। अगर हमने इनका बढ़ना बंद कर दिया, भोजन तो बन ही रहा है, तो फिर वो भोजन ये फल को मिलेगा। इसलिए उस समय की प्रूनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और वो एक ही बार नहीं होती। उस समय मई में हमने एक दफ़े इनको काट दिया, फिर पता चला जो छोटी छोटी शाखाएं थी वो भी बढ़ करके आगे पहुंच गई, तो उनको भी काट देते हैं। काटते कहाँ पर हैं, अगर उसके नीचे बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं हैं, खुली जगह है, तो उसको खाली सिरा नोच करके छोड़ देते हैं। दूर से हमने उसको काट दिया या सिरा तोड़ दिया। अगर ये शाखा बढ़ रही है, हम खाली यहाँ पर नोच रहे हैं, लेकिन इसके नीचे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं, और इसके रहने से फिर अशेप कहते हैं, जैसे नीचे छाया हो रही है, तो इसको यहाँ पर नोचने की बजाय आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, तिहाई आधा भी काट सकते हैं, या उससे बड़ा भी काट सकते हैं। कब? जब इसके नीचे बहुत सारी शाखाएं और पत्तियाँ हैं। अगर इसके नीचे बहुत ज़्यादा शाखाएं और पत्तियाँ नहीं हैं तो फिर आप इसको रहने दीजिए ना, जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतना पौधा भोजन बनाएगा, तो इसको आप दूर से काट दीजिए। तो एक नियम लागू नहीं होता है इसके लिए, इसको हम यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, और यहाँ से भी काट सकते हैं। एक ही बार नहीं काट देंगे, एक बार हमने ये काट दिया, हो सकता है कुछ दिन के बाद फिर बढ़ना शुरू कर दिया, फिर उसको काटना पड़ेगा। दूसरा, हमने इसको तो काट दिया, बाकी शाखाएं छोटी थी, 15 दिन में पता चला कि ये इससे आगे चलेगी, तो आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में फिर दोबारा देख लीजिए, तिबारा भी देख लीजिए। हमारे न देखने की वजह से आप देख रहे हैं ये ऊपर तक चली है, देख नहीं पाते हैं, आदमी नहीं मिला बगीचे में ना। एक बार तो सब में प्रूनिंग करी हमने, लेकिन फिर बाद में कभी आदमी नहीं मिला, बार बार हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनको हमें उसी अच्छा जो एक्स्ट्रा बड़ा है, जो ऊपर को बढ़ रहा है, ये खाली बढ़ रहे हैं ना, ये हाँ, ये नहीं होने देना, ये भी गए होंगे तो कट हो गए हैं। कट हो गया, ये हमने बंद कर रखा, खुला है, यहाँ बंद है, यहाँ से पानी आया, लेकिन पानी में मिट्टी आदि के बड़े कण या कूड़ कभार कुछ भी आ सकता है, पत्थर आ सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ रहता है, बहुत महीन जाली होती है, तो पानी उस जाली से होकर के आता है। अगर कूड़ कभार मिट्टी या कंकड़ पत्थर आ गए तो नहीं लगेगा, इसमें बिल्कुल साफ पानी आएगा। तो ये मेन मोटा पाइप गया बगीचे के बीचों बीच, फिर इससे ये पतले पाइप जुड़े हुए हैं, लेटरल पाइप कहते हैं, ये पौधों हर पौधे के पास से होकर के ये लाइन जाती है। ये जब किसी का हो रही है, ये 12 mm का है, 12 mm खोल के सोल के होते हैं ज़्यादातर, ये 12 का बिछा है। तो ये पौधे के दोनों ओर देखिए आप, एक बटन जैसा ये लगा है, एक ये लगा हुआ है। जब इसमें पानी जा रहा होता है तो इससे बूंद बूंद करके टपक करके पानी गिरता है, या पतली धार पानी की गिरती है। इतने बगीचे में हम पाइप से सिंचाई नहीं कर सकते हैं, गूल से नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, हमें सिंचाई करनी है, टैंकी भरी, पानी चालू कर दिया, हर पौधे को पानी मिल गया। आपके पास जितना पानी है या जितनी आवश्यकता है, 1 घंटा खोल देंगे, 2 घंटा खोल देंगे, 3-4 घंटा खोल देंगे, रोज़ देंगे या कभी कभी देंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पानी कितना है, मौसम कैसा है, पौधे को ज़रूरत कितनी है। तो गुरुजी अभी अब लेके आ रखे हैं अपने जूस की फैक्ट्री पे, और यहीं पे जूस वगैरह तैयार किया जाता है।
चलो गुरुजी के द्वारा हमें जूस की भी व्यवस्था की गई है कीवी का। पियो ही है गिल्ला सण खाओ। तो चलो जूस का आनंद लेते हैं, कीवी के जूस का। कैसा हो रहा है दाजू? ज्यादा मीठा हो तो पानी सही हो रहा है। तो यहाँ पे स्टोर किया गया है जो भी कीवी से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जूस, बुरांस, नींबू, अचार, कीवी का अचार, वो सब यहाँ पे स्टोर किया गया है ताकि जो कोई घर पे खरीदने के लिए आए तो घर से बेच सकते हैं, अन्यथा मार्केट की ओर सप्लाई किया जाता है। तो काफ़ी सारा कीवी अभी यहाँ पे रखा गया है और इसी से जूस इत्यादि बनाया जाएगा। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे पौधे के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इनको साथ देंगे जो आए हैं भाई उनको भी। ऐसा है ना, तो कुछ इस तरीके से बोए गए हैं भाई पौधे। ऐसा था ना, ये पौधे जो बाहर नर्सरी में थे सब में पतझड़ हो गया ये जैसे ये दिख रहे हैं। जो यहाँ अंदर थे ये गर्मी की वजह से इनकी पत्तियां नहीं गिरी, जबकि इनकी पत्तियां गिर जानी चाहिए। इनकी हरी पत्तियों सहित अगर हम पौधा ले जाते हैं लगाते हैं तो पौधे के मरने के चांसेस होते हैं। अगर ये पत्तियां सूख गई गिर गई तो पौधा सुरक्षित हो गया, ये सो गया, सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, सोई हुई अवस्था। ये जागेगा तब जब गर्मी लौटेगी उस समय। और ये हम जब बड़े लॉट में जाता है ना तो हम 10-10 का बंडल बनाते हैं, 1000-2000 गवर्नमेंट का, जैसे जिला अल्मोड़ा को जा रहा है, पिथौरागढ़ को जा रहा है, तो उसी हिसाब से हम एक बंडल बनाते हैं। इन बंडलों में क्या होता है, कुछ पौधा छोटा भी होता है, कुछ बड़ा होता है। अगर हम खुला रखते हैं तो सामान्य तो आदमी ये कहता है यार बड़ा दे दो, फिर छट जाता है, बहुत छोटा नहीं होता है। और जो छोटा पौधा होता है उसको हमने यहाँ रख दिया इस साइड पे। ये पौधा हम अगले साल अपने ही नर्सरी में लगाएंगे। ठीक है, प्रणाम, फिर मिलते हैं।